नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा। जिस भी धर्म को मानते हो भाई, बहुत बहुत नमन है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दैट इज हिस्ट्री का सेक्शन। और हिस्ट्री के सेक्शन में हम देखने का प्रयास करेंगे कुछ बेहतरीन मुगल एम्पायर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, कुछ नए प्रकृति के क्वेश्चंस। तो चलिए किसी समय बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। इसका ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि मैं आपके साथ स्पेशली डील करता हूं पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को, स्पेशली फॉर मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसका बहुत सारा डेटा मैं अपने टेलीग्राम पे लगातार शेयर करता रहता हूं। जो भी हमारे आदरणीय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या क्या स्कीम्स लेके आती है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स जारी किए जाते हैं, वो सारा मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप ऑफिशियल को भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, आपको स्टडी रिगार्डिंग कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जैसे ही देखूंगा आपके पास रिप्लाई अवश्य करूंगा। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के साथ। लिखा है, औरंगजेब एज्यूम्ड which title after ascending the मुगल throne? मुगल सिंहासन पर बैठने के पश्चात औरंगजेब ने कौन सी उपाधि को धारण किया था? आलमगीर, शाहजहां, जहांगीर या सुल्तान? कौन सा टाइटल लिया था? मैं बहुत आशा करता हूं आपने इसका आंसर दिया होगा और बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। जो आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन ए है आलमगीर इज योर राइट आंसर। आलमगीर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी अगर मैं दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब। विकीपीडिया को यूज किया, देखिए मैं हर चीज यूज करूंगा आपके लिए, विकीपीडिया को भी यूज करूंगा, इधर उधर बुक्स को भी एक्सप्लोर करूंगा, जहां से मुझे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे मैं वहां से आपके लिए लेके आऊंगा। अच्छा, ये सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं है, ये नई प्रकृति के मैं क्वेश्चंस आपके लिए फॉर्म करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आलमगीर फर्स्ट इसका नाम है। इसी को ही कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? औरंगजेब के नाम से जानते हैं। छठवां मुगल एम्परर था जो 1658 से लेकर के 1707 तक रहा। मुगल एम्पायर रीच ग्रेटेस्ट एक्सटेंट टेरिटरी स्पैनिंग नियर इंटायरिटी ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही है। औरंगजेब, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आलमगीर फर्स्ट इसका नाम है, ठीक है। बाकी अल मुकर्रम, अल सुल्तान, अल आजम, शहनशाह ए सल्तनत अल हिंदिया, एम्परर ऑफ द सल्तनत ऑफ इंडिया, ठीक है। आलमगीर फर्स्ट के नाम से इसको आप जानेगा। इसने वैसे भी पूरा नाम टाइटल लिया था, आलमगीर बादशाह गाजी करके एक पूरा टाइटल भी लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज योर आलमगीर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर अंडर शाहजहां। Shahjahan completely abandoned the use of red sandstone and only used white marble in all his constructions. शाहजहां के वास्तुकला के संबंध में कथनों पर जरा विचार कीजिए। शाहजहां ने लाल पत्थर के उपयोग को पूरी तरह से छोड़ दिया। अपने सभी निर्माणों में केवल और केवल उसने सफेद संगमरमर का उपयोग किया है। Second, the Pitra Dura inlay work of precious stones technique reached its zenith during his reign. उसके शासन काल के दौरान पित्रा द्यूरा that is your inlay work of precious stones, that was a technique, reached its zenith during their reign. What will be the answer? What will be the answer? उसके शासनकाल के दौरान पित्रा द्यूरा तकनीक अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है? केवल एक, केवल दो, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2? क्या लगता है आंसर?
आशा करता हूं इसका आंसर आपने अवश्य दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां लिखा है कंप्लीटली अबंडन, ये अपने आप में खतरनाक शब्द है और केवल ओनली यूज जहां जहां आता है नॉर्मली ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नॉर्मली, कभी कभार एक्सेप्शन नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। और वैसे भी आपको मालूम है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहानाबाद, है ना, दिल्ली का लाल किला कितना फेमस है। तो यार रेड सैंडस्टोन तो उसमें यूज किया गया, तो कैसे आप इसको तो नहीं फोकस कर सकते। पित्रा द्यूरा टेक्निक ये बिल्कुल सही है कि अपने पीक पर पहुंची थी, इसके टाइम पीरियड पर अपने चरम पर पहुंची थी, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। लिखा है औरंगजेब फाइनली एनेक्स द सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा इनटू द मुगल एम्पायर इन विच रिस्पेक्टिवली ईयर्स। औरंगजेब ने अंततः बीजापुर और गोलकुंडा के सल्तनतों को किन वर्षों में मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1658 में बीजापुर और 1681 में गोलकुंडा। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687, गोलकुंडा 1686, बीजापुर 1689, बीजापुर 1701 और गोलकुंडा 1705। क्या लगता है भाई आंसर आपको? चलिए आपने आंसर दिया होगा, मैं बिल्कुल अपेक्षा करता हूं इस चीज का, और आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा नहीं था। क्या मैं ये पूछूंगा तुमसे कि बीजापुर को 1686 में कैप्चर किया गया था और गोलकुंडा को 1687 में कैप्चर किया गया? ना 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 ना, मैं ये नहीं पूछने वाला। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि बीजापुर का वो अंतिम सुल्तान कौन था जिसको औरंगजेब ने डिफीट किया था, और गोलकुंडा का वो अंतिम सुल्तान कौन था जिसको बेसिकली औरंगजेब ने डिफीट किया था। इन दोनों के नाम आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह है, आप इसको कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखिएगा। एक बार लिख दीजिएगा, विश्वास कीजिएगा कभी भूलेगा नहीं। मैं नाम तो बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेहनत करें और बीजापुर के रूलर और गोलकुंडा के रूलर का नाम मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Aurangzeb reign, what major structural change occurred in the composition of the Mughal nobility mansabdari system? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल रईसों अर्थात मनसबदारों की संरचना में कौन सा बड़ा संरचनात्मक बदलाव आया? The complete exclusion of the Rajput nobles from administration post. The Marathas and the Dakkani nobles accounted for the highest percentage of Hindu mansabdar in any Mughal reign. किसी भी मुगल शासन की तुलना में मराठा और दक्कनी सरदारों की संख्या हिंदू मनसबदारों में सबसे अधिक हो गई थी। द एबॉलिशन ऑफ द जात एंड सवार रैंकिंग सिस्टम, जात और सवार श्रेणी प्रणाली का उन्मूलन। फॉरेन बोर्न पर्शियन नॉबल्स वर इंटायरली बैंड फ्रॉम द कोर्ट, विदेश में जन्मे ईरानी सरदारों को दरबार से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या लगता है आपको आंसर? चलिए आशा करता हूं आंसर आपने दे दिया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए औरंगजेब जितना क्रूर था तो आपको मालूम है, ठीक है, बट इसी के समय में सबसे ज्यादा हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट भी मिला था। अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 33% के आसपास इसका रेशियो हमको देखने के लिए मिलेगा। तो मराठास और दक्कनी नॉबल्स, क्योंकि एक्सपेंशन बीजापुर और गोलकुंडा तक था, दैट्स वाई वहां के जो लोग थे उनको भी जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम में लाया गया था। इसी कारण अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं का परसेंटेज आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा औरंगजेब के टाइम पीरियड में। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिलेगा। 1 मिनट प्लीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। लिखा है द फतवा ए आलमगीरी अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडियम ऑफ इस्लामिक लॉ वाज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, इन विच लैंग्वेज वाज इट्स ओरिजिनली रिटन? इस्लामी कानूनों का एक व्यापक संकलन, याद रखिएगा, फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तैयार किया गया था। इस्लामिक लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है फतवा ए आलमगीरी, जो औरंगजेब के काल में लिखा गया था। मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया था? अरेबिक, फारसी, चगताई टर्की या उर्दू? क्या लगता है आंसर? पुनः आशा करता हूं कि आंसर दिया होगा, लेकिन भाषा है भाई, सही आंसर है भाई आप सभी का
अरेबिक भाषा में लिखा गया था। आइए जरा एक बार देखते हैं। यहां पर देखिए, पढ़िए, फतवा ए आलमगीरी, ठीक है, इसको शरिया बेस्ड कंपाइलेशन ऑन स्टेट क्राफ्ट, यहां पर आप देख सकते हैं अरेबिक। जनरल एथिक्स मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जनरल एथिक्स के बारे में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में, आर्थिक सिद्धांतों के बारे में, न्याय के बारे में, दंड विधान के बारे में इसमें बताया गया है प्रिंसिपल्स, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर मोइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखें प्लीज, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लैंग्वेज क्या है। अरे 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 अरे, तुम कहाँ भाग रहे हो भाई, रुक जाओ भाई। यहाँ पर लैंग्वेज को अगर आप देखें तो अरेबिक एंड पर्शियन। वैसे अरेबिक का आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस्लामिक लॉ हनफी लॉ कहलाता है। 1672 में इसको प्रोमिनेंटली प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दोनों में मुझे एक की तरफ जाना होगा तो फिर अरेबिक जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट प्रोवाइड्स एन ऑथोरिटेटिव account of Aurangzeb reign but was written secretly by Khafi Khan because the emperor had banned history writing। कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ औरंगजेब के शासनकाल का एक प्रमाणिक विवरण प्रदान करता है जिसे खाफी खान द्वारा गुप्त रूप से लिखा गया था क्योंकि सम्राट ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था? आलमगीरनामा, मासिर ए आलमगीरी, मुंतखब उल लुबाब या फतुहात ए आलमगीरी? क्या लगता है आंसर? चलिए, आंसर आपने दिया होगा और बिल्कुल सही आंसर दिया है। मासिर ए आलमगीरी नहीं होगा आंसर, मुंतखब उल लुबाब होगा। मुंतखब उल लुबाब होगा, खाफी खान की ये बुक है। लेकिन इसकी अन्य बुक जो आलमगीरी आपको देखने को मिलेगी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मासिर ए आलमगीरी की, जिसे साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखा गया है। कहाँ है भाई साकी मुस्तैद खान? ये लिखा हुआ है मुस्तैद खान। तो साकी मुस्तैद खान ने लिखा था मासिर ए आलमगीरी किताब को लिखा गया है। औरंगजेब की मृत्यु के 3 वर्ष बाद लिखा गया था इसको, तो उसके पश्चात लिखा गया। 1710 में इसको पूरा किया गया है, ठीक है। सेकंड जो किताब थी वो आलमगीर नामा है। इसे मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। किसने? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने बेसिकली लिखा है। औरंगजेब के शुरुआती 10 वर्षों का इतिहास है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थर्ड जो फिर आती है फतुहात ए आलमगीरी आती है, जिसे ईश्वर दास नागर ने लिखा है। ईश्वर दास नागर ने लिखा है और ये इसमें राजपूतों का स्पेशली वर्णन भी किया गया है, ठीक है। यह पुस्तक मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालती है। तो ये दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर दास नागर ने लिखी है फतुहात ए आलमगीरी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप सभी से एक विनम्र आग्रह है कि यदि आप भी फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए और हमारे साथ मिल करके एक बेस्ट टीम के साथ अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मुझसे किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बस यही कहूँगा, जब भी बैच लें हमेशा प्लैटिनम लें, क्योंकि प्लैटिनम बैच से फिर आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और मेंस का आलेखन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। साथ ही आपके घर में किताबें भी भेजी जाती हैं और साथ ही एनसीईआरटी का फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अलग से भी चाहें तो इस बैच को ले सकते हैं, इस क्रैश कोर्स को। और इसका मेन जो फोकस है वो मिशन 6 दिसंबर है, जहां मेरी एक बड़ी भूमिका आपको देखने के लिए मिलेगी। आरओ और एआरओ को अगर आप लेना चाहते हैं तो आरओ और एआरओ को डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मुझसे यहाँ पर कोई भी बात हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। प्रॉपर डिस्काउंट भी होता है, सारी चीज़ें करवा दी जाती हैं। जब भी बैच आपको लेना हो आप डायरेक्ट भी जा करके ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आप मेरे कोड को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एज अ पर्सनल मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा। आप डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, तो आपको वो प्रॉपर डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। साथ ही मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।